नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आज हमारे साथ 64th BPSC से सिलेक्टेड एक टॉपर जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में BPSC का एग्जाम क्लियर किया और रेवेन्यू ऑफिसर की पद हासिल की। वेलकम साबिया सदाम। थैंक यू। तो साबिया, पहले अटेम्प्ट में आपने कैसे क्लियर किया? ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने, क्योंकि ये बहुत बहुत कम लोग ही पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं, तो आपका स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या था पूरे प्रिपरेशन के दौरान? जी, जब से बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी तब से मैंने एक एक साल का पूरा एक सिस्टमैटिक एक प्रोग्राम लेके चली मैं। और उसमें सारे सब्जेक्ट्स को कैसे इक्वली डिवाइड करना है, टाइम, करंट अफेयर्स को, स्टैटिक को, ये सबको एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने किया। और एक साल का पूरा एक मेरा प्लान था, उसके हिसाब से किया। तो इस तरह से कह सकती हूँ मैं कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस वजह से मेरा क्लियर हो पाया कि मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली चली चीज़ों को लेकर के। ओके, तो साबिया, आपका सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए कोई रोल मॉडल था? क्योंकि कुछ लोग बचपन से सोचते हैं कि हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ग्रेजुएशन में आके सोचते हैं, आपके लिए ये क्या था? मेरे फादर मेरे रोल मॉडल थे। वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो उन्होंने बचपन से मुझे इंस्पायर किया कि मैं यूपीएससी की तरफ मेरा रुझान हो। इस सर्विसेज में कितनी कितनी सेवा की क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक सर्विस के लिए, इसके लिए मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया। और फिर जब मैं कॉलेज में थी तो माई माई फादर पास्ड अवे। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जहाँ पे मुझे लगा कि एक मैच्योरिटी थी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे लगा कि मैं ये ड्रीम परस्यू करना चाहती हूँ। और इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फाइनली आपने अपने पापा का सपना पूरा किया। यस, थैंक यू। तो आपने अभी मेंशन किया यूपीएससी के बारे में, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे थे क्या, हाँ जी, बीपीएससी के हाँ साथ जी, में? मैंने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया। मैंने उसके प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस लिखा मैंने उसका। तो उसकी प्रिपरेशन भी मुझे बीपीएससी में काफ़ी हेल्प किया, उस प्रिपरेशन ने मेरा। तो आपके हिसाब से यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए, या इसके लिए एक बीपीएससी की प्रिपरेशन साथ में करें, या यूपीएससी का या यूपीएससी की प्रिपरेशन करें और प्लान बी में हमें बीपीएससी रखना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, दोनों ही सर्विस अपने आप में काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, दोनों ही एस्टीम्ड सर्विसेज है। तो किसी एक को प्लान ए या प्लान बी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी को साथ में लेके चलेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि एक ओवरलैप है, एक दोनों एग्ज़ाम के बीच में एक ओवरलैप है। तो उसको अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर किया तो दोनों एग्ज़ाम में हमें बेनिफिट मिलेगा। और जो सेपरेट पोर्शन है, जो अलग है यूपीएससी का और जो बीपीएससी का अलग है, तो जैसे एग्ज़ाम करीब आए तो हम उसको उस हिसाब से ओरिएंटेशन अपना कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी के अगर 2 महीने पहले हम बीपीएससी स्पेसिफिक हो जाए तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि ग्रेजुएशन के टाइम में प्रिपरेशन शुरू करें या उसके बाद में आपके शुरू करें, तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम में कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था या उसके बाद में एकदम फुल फ्लैश? मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो और जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया तब मैंने फुल फ्लेजेड इसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो क्या है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से कि वही है कि एटलीस्ट एक साल का आप स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलें, टाइमलाइन लेकर चलें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट हाँ, अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ये जर्नी बहुत लंबी है, मतलब एक साल तो मतलब नोटिफिकेशन आता है और प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो, उससे पहले भी आप अपन प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो पूरे प्रिपरेशन के दौरान ऐसे बहुत मोमेंट आए होंगे कि ओके, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दिन अपने आप को एक इस तरीके से मोटिवेशन रखना पड़ता है। तो आपके लिए ऐसा कभी कुछ हुआ पूरे प्रिपरेशन के दौरान? यदि ऐसा हुआ तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे ऐसा फील होता था, क्योंकि क्या है कि ये जो सर्विस का जो एग्जामिनेशन है ये आपको ऑलरेडी सर्विस लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। जो आपकी एज अ सिविल सर्वेंट जो आपकी लाइफ होती है बहुत ही रिग्रेस होती है। एक एक दिन आपको अपना फुल इनपुट देना होता है। तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमारी प्रिपरेशन टाइम से ही भी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो जितना हमें अपने टाइम को मैनेज करना होता है, अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, तो उसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उस प्रेशर में हमको अपना बेस्ट देना है, ये हमारी स्टार्ट मतलब ये हमारा एम होना चाहिए। क्योंकि जब आप सर्विस में भी आते आप बहुत प्रेशर में काम करते हैं, तो वो चीज़ पहले से ही आपको अपने आप को धीरे धीरे ग्रिल करना होता है उसके साथ। आपने सही बताया कि मतलब की जो ट्रेनिंग होती है सिविल सर्विसेज की, वो प्रिपरेशन के दौरान ही हो जाती है, रादर दिन वहां पर तो हम जाके लॉज पढ़ते हैं या कैसे सिस्टम को समझते हैं।
जो हमारा ईक्यू डेवलपमेंट होता है वो प्रिपरेशन के दौरान हो जाता है, और उसमें जो आगे निकल जाता है वही उस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाता है। तो आप 64th में सेलेक्टेड थे और उस टाइम पे ऑप्शनल भी हुआ करता था, तो आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था, ओके। तो अभी तो 68 से बीपीएससी ने तो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया जी। है, तो मिनिमम तो आप हमने को पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा। जी। तो इसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स को? अभी जो ऑप्शनल का पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो वो अपनी जीएस पे फोकस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीएस कॉम्पिटिटिव है, उसके मार्क्स से आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। तो जीएस पे अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल अब जब से क्वालिफाइंग हो गया है, तो एक बैलेंस इफेक्ट क्रिएट होगा। पहले क्या था कि ऐसा स्टूडेंट्स के बीच में एक फीलिंग होती थी कि किसी एक सब्जेक्ट के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी एक के कम आते हैं। अक्सर देखा जाता था कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल के ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको एज मिल जाता है। तो ये जो अब है, इससे एक बैलेंस्ड इफेक्ट होगा कि किसी को मतलब कॉम्पिटिटिव एज अपने बैकग्राउंड की वजह से नहीं मिलेगा। इट विल क्रिएट अ बैलेंस्ड इफेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। आपने बहुत सही बताया। जैसे अभी आपने बोला कि यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी में एक लिमिटेड वर्ड लिमिट होता है 150 जी। 250 वर्ड्स का। लेकिन बीपीएससी में देखा जाए तो अभी भी 38 मार्क का क्वेश्चन आता है और बहुत लंबा आंसर होता है। तो उस टाइम पे, क्योंकि यदि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते तो हम एक कंसाइज वे में चलते हैं, और बीपीएससी में बहुत लंबा लिखना होता है। तो इसमें किस तरीके से आप बैलेंस करते थे? देखिए, जब हम यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, तो हमने इतने वास्ट लेवल पे अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना पड़ता है कि वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको हम 250 वर्ड्स में कैसे कंटेन करें। तो जो आप पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका नॉलेज बेस इतना एक्सपैंड हो चुका होता है कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यूपीएससी में क्या है कि आपको टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा है उसके आगे पीछे का आपका ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। लेकिन बीपीएससी में सिंस 38 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपका जो नॉलेज बेस है, जो ऑलरेडी काफ़ी वाइड है, उसको आप थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी में आप उसको थोड़ा कंसाइंस मैनर में लिखते हैं, आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, आप फिगर बना करके एक्सप्लेन करते हैं। बीपीएससी में आप उसको थोड़ा ईजी मैनर में थोड़ा एक्सपैंड करके आप लिख सकते हैं। ओके। और रिसेंटली अभी 68 में ऐसे का एक नया पेपर भी ऐड हुआ है, जिसमें 3 टाइप के ऐसे आएंगे। तो उसमें आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके, क्योंकि ऐसे के मार्क्स अब काउंट हो गए, पहले नहीं होते, जो हिंदी वो जनरल हिंदी वाले के साथ आते थे। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन, क्योंकि वो बहुत मेजर पार्ट, आपका आपका मेजर रोल प्ले करेगा आपके आपके सिलेक्शन में। स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो जीएस पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़िए ही अच्छे से, साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जो डिफरेंट एडिटोरियल्स होते हैं, क्या होता है कि उससे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप इंट्रोड्यूस होते हैं। कोई भी इशू है, अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखता है, तो आपको 1 महीने 2 महीने के स्पैन में आपको कम से कम 10 एडिटोरियल उस पर मिल जाएंगे। और 10 लोग लिखते हैं, उनके 10 पर्सपेक्टिव होते हैं। कोई लिखेगा उसके प्रो में, कोई लिखेगा उसके कॉन्स में, कोई लिखेगा कि क्या और ऑल्टरनेटिव वे आउट होना चाहिए। तो इससे आपका पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी वाइडन होता है, आपके सोचने का जो नज़रिया है काफ़ी ब्रॉड होता है। तो जब आप किसी भी टॉपिक पे इतने डेप्थ में अगर आपकी नॉलेज होगी, तो आप डेफिनेटली जब उसको ऐसे में प्रेजेंट कीजिएगा तो काफ़ी होलसम होगा आपका ऐसे, हर तरह के व्यू पॉइंट्स उसमें एक्सप्रेस होंगे। तो मेरा स्टूडेंट से यही है कि आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा कीजिए। ओके। ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी के लिए दिल्ली आना जरूरी है और बीपीएससी के लिए पटना जाना जरूरी है। आपका क्या मानना है? क्योंकि बिहार के बहुत दूर दराज के गांवों से भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो ये मैंडेटरी है क्या? आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो था। बट पोस्ट कोविड आई थिंक जो एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म्स आए, उससे तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अब तो हम फ्री इंटरनेट के ज़माने में भी रहते हैं, 1.5 GB 2 GB सबको फ्री मिलते हैं। अब उसको कैसे यूज़ करना है, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर उसको वाइजली यूज़ करते हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को एनरोल करके, या जो भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, काफ़ी नॉलेज वाले होते हैं। तो अगर स्टूडेंट उससे अपने आप को अच्छे से पढ़ाई करे, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, और आपके जो एक्सपेंसेस भी हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी रीजनेबल फॉर एवरीवन। यस, यस। और बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब छोड़ के करना चाहिए। तो आपका क्या मानना है जी। इस मामले में? मेरा ये मानना है कि आपको जिस चीज़ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, आप वो कीजिए।
अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अगर आप जॉब में हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आप जॉब के साथ कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक जो इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है ना, वो आपकी प्रेपरेशन को काफ़ी इम्पैक्ट करती है। आपको एग्जाम से पहले लगेगा कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप जॉब के साथ, आपके लिए वो जॉब ज़रूरी है, तो आप जॉब के साथ कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, देन ऑब्वियसली आपको अपना फुल टाइम प्रिपरेशन में देना चाहिए। अपना जितना टाइम है दिन में, जितने घंटे हैं, वो आप प्रिपरेशन में दीजिए। और ये प्रोसेस जैसे आपने बताया कि 2 साल पूरा, और आपने ये भी बताया कि 64th का प्रोसेस तो 3 साल लंबा चला था, जी। तो वो बहुत रिगरस हुआ करता था। तो पूरे एग्जाम टाइम में आपको कब लगा कि ओके नाउ आई हैव क्रैक द एग्जाम? मतलब एक मोमेंट होता है ना कि ओके अब मेरे को लगता है कि अब मेरे को नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, कुछ ऐसा होता है कि लिखते टाइम या कुछ पढ़ते टाइम। आपका ये मोमेंट कब था? ये एक आई थिंक ये प्रोसेस का ही पार्ट है, लेकिन आपको ये चीज़ कब लगी कि अब ठीक है मैंने कर दिया ये? ये जो पूरा प्रोसेस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें कभी ये नहीं लगा कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये इतना रिग्रेस होता है कि आपको वो सेंस वो पता नहीं चल पाता। मतलब मुझे तो नहीं पता चला कि अब मेरा हो ही जाएगा, बट हाँ इतना पता था दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम वेरी, मतलब जो मुझे चाहिए मैं उस पर लगी रहूंगी, चाहे वो कितना भी समय लगे। तो अपने अंदर ये था कि जब होना होगा होगा, बट आई विल डू इट, ठीक है। तो वो वाला मेरे अंदर वो मतलब वही चीज़ कि है। आपने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, यदि माना कि किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता तो यू विल गो फॉर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, यस आपको यस करना ही था ये। यस। सबसे बड़ा हेडेक जो स्टूडेंट्स का रहता है वो करंट अफेयर रहता है, मतलब कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान करंट अफेयर में? करंट अफेयर्स के लिए मुझे जो सबसे सही लगता था, वो था डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे आपको मैगजीन्स वगैरह अवेलेबल है, बट क्या होता है ना कि वो आपको मंथ के, मतलब वो इंसिडेंट जब हो गया उसके 1.5 महीने बाद आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉल थिंग्स। तो अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको चीज़ें रिपीट हो रही, कोई भी इंसिडेंट अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो न्यूज़पेपर में भी कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो जाता है। तो रेपिटेशन इज़ द की। अगर आप किसी चीज़ को बार बार न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहे हैं तो आपकी चीज़ें रिवाइज हो रही है, दैट हेल्प्स यू रिटेन थिंग्स। तो मैं यही करती थी, मैं न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी। और उसके बाद फिर अगर बाद में मुझे टाइम मिला तो मंथली मैगजीन से उसको सप्लीमेंट कर लिया। जब मंथली मैगजीन पढ़ा, ऑलरेडी न्यूज़पेपर में 3 बार वो चीज़ें आ चुकी है, मंथली मैगजीन में वो याद रख पाना, इट बिकम्स ईजियर। तो ये की। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत सही तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। एक और जो हेडेक होता है स्टूडेंट्स का, वो तो बिहार जीके वाला, जिसका अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें बीपीएससी का फिक्स भी है कि नेहरू गांधी टैगोर में से एक बार एक सवाल आ जाएगा, कला में से, मौर्यन या पाल में से एक एक सवाल आ जाएगा। तो इसमें आपको अपन कैसे अप्रोच रखेंगे बिहार जीके को, क्योंकि वो तो बहुत एग्जॉस्टिव है जी। और उसका अच्छा खासा वेटेज भी है, तो उसमें आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा करता था? प्रीलिम्स की अगर हम बात करें बिहार जीके की, तो आप तो एनसीईआरटी उसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि अगर आप एंशंट इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो वो मैक्सिमम बिहार ही सेंटर्ड है, ठीक है। और बीपीएससी के एग्जामिनेशन में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, आप प्रीलिम्स के लिए उस पर रखिए। और जो बीपीएससी के मेंस की बात हो गई, तो मेंस में आप पीवाईक्यू को अपना स्टैंडर्ड रिसोर्स बनाइए, जो भी पास्ट ईयर पेपर है उस पर एग्जॉस्टिव स्टडी कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और बाकी जो बिहार स्पेसिफिक कुछ नो योर स्टेट इस तरह की बुक्स आती हैं, आप उससे उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं बाकी चीज़ें। जैसे पढ़ने से तो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू की एक ऐसी झलक, या आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपने इंटरव्यू का यस। बीपीएससी में? आई वुड से कि इंटरव्यू जो है वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है हर फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप इंसान कैसे हैं। क्योंकि प्रेशर के सिचुएशन में आई थिंक हर इंसान अपना ओरिजिनल फॉर्म ही शो करता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिटेंड समथिंग दैट यू आर नॉट। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो इट वॉज़ वेरी ट्रिकी, बिकॉज जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे। एंड बैक टू बैक 6-7 क्वेश्चन में मैंने बोला था, सर आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, क्योंकि मुझे आता नहीं था। जैसे तो आप कुछ शेयर कर सकते हैं, मतलब कुछ? हाँ जी, उन्होंने मुझसे पूछा था, भगवत गीता के बारे में पूछा था कि आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो मैंने नहीं पढ़ी थी। कुछ उसके श्लोक वगैरह पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे, तो बैक टू बैक मैंने चीज़ें बोली कि मुझे नहीं आते। एंड यूजुअली क्या होता है कि जब आप इतना 3 साल आपने प्रिपेयर किया, आपने प्रीलिम्स दिया, आपने मेंस दिया, और आप लास्ट स्टेज पे बैठे हो और आप
इतने एडुकेटेड लोगों के सामने बोल रहे हो कि मुझे नहीं आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो सीधे नीचे गिर जाता है। बट आई वॉज वेरी काम, आई डोंट नो कैसे वो हुआ, आई वॉज वेरी काम, एक स्माइलिंग फेस के साथ आई वॉज वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, मतलब आई वॉज नॉट प्रिटेंडिंग कि हाँ आई हैव सो मच नॉलेज बेस एंड ऑल। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, आई टोल्ड देम क्या मुझे नहीं आता है, जो चीज़ें मुझे आती थी वो मैंने अच्छे से बताई। तो इस तरह से था मेरा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद लगा कि शायद अच्छा तो नहीं गया है, बट आई गॉट डिसेंट मार्क्स। क्योंकि इंटरव्यू में पता नहीं चलता, हम हमारा पर्सपेक्टिव अलग होता है और जो टेबल के उस साइड बैठे रहते हैं उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है ना। और वो जैसे कि आपने बताया कि जिस टाइम पे हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं और द मोमेंट हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं पूरा प्रेशर सिचुएशन में ही जी, जाते हैं और वो सबसे हमें। ज़्यादा प्रेशर वहीं वहीं पर होता है। तो मतलब वही है कि वहाँ पर इस तरीके से कुछ बताना नहीं है कि हम लो कॉन्फिडेंट है हाँ या इस हाँ। तरीके से कुछ ऐसा कुछ यूनिक क्वेश्चंस ऐसा पूछा आपको जो आपको बहुत अच्छा आंसर लगा क्योंकि ये आंसर मैंने अच्छा दिया ऐसा। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जिसका मैंने बताया कि मुझे नहीं आता है। माउंट एवरेस्ट पे उस टाइम कुछ रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, वो भी मुझे नहीं पता था। बट बाकी उन्होंने जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जिस पे मेरे ओपिनियन रिक्वायर्ड थे, वो मैंने अच्छे से आंसर किया था। बिकॉज आप फैक्चुअल क्वेश्चन में बोल सकते हो कि आपको नहीं पता है, बट आपके अगर ओपिनियन पूछे जा रहे हैं तो यू नीड टू हैव एन ओपिनियन, यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो उस तरह के क्वेश्चंस मेरे अच्छे हुए थे। ओवरऑल यदि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन दिया जाए कि ये 4 पॉइंट अपने को ध्यान में रखनी ही है, तो आपके हिसाब से ये चीज़ क्या रहेगी? सबसे पहला पॉइंट जो है वो कंसिस्टेंसी है, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दिन में 12 घंटे पढ़िए। आप दिन में 5, जो भी आपका टाइम टेबल है, जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस है, उसमें आप जितने घंटे निकाल सकते हैं, बट आप रेगुलर पढ़िए। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज़ क्रूशियल, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आई वुड से कि आपके जो भी सोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखिए। सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका 70 to 80% चीज़ें कवर्ड है एंड मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज करते हैं, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी जो प्रेपरेशन थी उस पे मैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मेरा एक शेड्यूल होता था कि मुझे इस दिन रिवाइज करना है, आज मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो सेकंड इज रिविजन एंड, तो ये चीज़ हुआ। एंड थर्डली आई वुड से कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए। ठीक है, मेंटल जो आपके जो मेंटल कैलिबर है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए आपको। एवरीवन फॉल्स डाउन टू देयर नीज, सबको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन बार बार गिरने के बाद खड़े होने की हिम्मत रखिए आप। और फेलियर से मत डरिए। ठीक है, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और उससे मत डरिए आप, जो होगा वो देखा जाएगा, बट यू आर स्ट्रांग इनफ टू डील विथ एनीथिंग। तो ये थे शाबिया सदाब जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी की परीक्षा क्लियर की और ये बता रहे थे कि जिस मोमेंट पे हम तय कर लेते हैं कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तभी से हमारी ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। तो इसी तरीके के टॉपर्स इंटरव्यू के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए स्टडी आईक्यू पीसीएस के साथ में। धन्यवाद।